Chapter 6 Tissues, Session 4. Today we will study about animal tissue, and this is the last session of this chapter. We will study about connective tissue. In animal tissue, we have already studied about the first tissue that was related to epithelial tissue. Now we will study about connective tissue, which is a very important tissue present in animal bodies. Blood is a type of connective tissue. Why would it be called connective tissue? तो ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं, तो उसको क्यों कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं? तो उसके पीछे का रीजन है कि वो पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है. ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो होता है, राइट? तो हर एक पार्ट में से वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करता है, हर एक पार्ट को ऑक्सीजन देता है, तो ये इसीलिए हम उसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं. सॉल्ट्स लेके जाता है, वेस्ट मटेरियल लेके जाता है. ओके, A clue is provided in the introduction of this chapter. Now, let us look at this type of tissue in some more detail. तो ये जो मैंने बताया कि ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे हैं, तो वो हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको समझाया था. The cells of connective tissue are loosely spaced and embedded in a intercellular matrix that is given in figure 6.10. तो ये सेल्स जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, वो लूजली स्पेस, मतलब सेल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, एंड वो एक इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, मतलब एक हम बोल सकते हैं कि केज के अंदर, एक शेल के अंदर वो कवर्ड होते हैं. यहाँ पे हम थोड़े इंटरसेल्यूलर जो भी स्पेस है उसके डिटेल के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अलग अलग डिटेल्स प्रॉपरली देखेंगे. तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो ये एरोलर टिश्यू का डायग्राम दिया हुआ है, तो वहां पे जो सेल्स है वो अलग अलग सेल्स बहुत सारे हैं, एंड वो सबके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा रहता है. ये है एडिपोज टिश्यू. ओके, तो यहाँ पे फैट ड्रॉप फैट है, यहाँ पे न्यूक्लियस है. तो ये देखो आप गैप्स देखो हर एक सेल्स के बीच में. यहाँ पे आप देखो सकते हो बोन्स, तो बोन्स के बीच में भी बहुत सारा गैप है, इंटरसेल्यूलर स्पेस है. यहाँ पे भी इंटरसेल्यूलर स्पेस आपको हर एक सेल के बीच में दिखता है, राइट? यहाँ पे ब्लड सेल्स की जब हम बात करें तो ब्लड सेल्स के अंदर भी बहुत सारा गैप होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा रहता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर. The matrix may be in a jelly-like fluid, dense or rigid. The nature of the matrix differs in concordance with the function of particular connective tissue. ये जो मैट्रिक्स है, मतलब मान लो कि ब्लड जो है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस या फ्लूइड के जैसा है, उसके अंदर होता है, तो वो फ्लूइड एक मैट्रिक्स हुआ. कोई डेंस मैट्रिक्स होता है, लाइक जैसे कि बोन है, बोन डेंस एंड रिजिड मैट्रिक्स है. तो ऐसे अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स के उसके मैट्रिक्स होते हैं. Blood as a fluid liquid, that is fluid is nothing but a liquid matrix called plasma, in which red blood corpuscles, उसको RBCs भी बोलते हैं, white blood corpuscles उसको WBC बोलेंगे, and the platelets are suspended. तो जो प्लाज्मा है वो मैट्रिक्स है, एक फ्लूइड है. फ्लूइड के अंदर ये ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, एंड ये सब सस्पेंडेड रहते हैं, एंड इंटरसेल्यूलर स्पेस भी बहुत ज्यादा होता है. प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स. तो ब्लड के साथ, ये सेल्स के साथ ये सब चीजें भी होती है, प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स, एंड ये सब हर एक पार्ट को सप्लाई होता है, पूरे बॉडी के हर एक पार्ट्स को, एंड वो ब्लड सप्लाई करेगा. Blood flows and transport gases, digested food, hormones and waste materials to different parts of the body. तो ये ब्लड जो फ्लो होगा तो पूरे बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है, तो साथ में वो गैसेस लेगा, जैसे कि ऑक्सीजन जो इंपॉर्टेंट गैसेस है, डाइजेस्टेड फूड लेता जाएगा, हार्मोन्स लेता जाएगा, वेस्ट मटेरियल लेता जाएगा, एंड ये हर एक जगह पर, अलग अलग जगह पर जहाँ पे भी उसको डिस्पोज करना है वहां पे डिस्पोज करके वो आगे चलता रहेगा. ओके, तो वेस्ट मटेरियल को उसको मतलब प्योरीफाई करना है ब्लड को, तो किडनी में जाएगा, तब ये वेस्ट मटेरियल उसमें से निकल जाएगा, राइट?
तो यहाँ पे आपको ब्लड सेल्स दिखा देते हैं कि ये है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ऐसे होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये आरबीसी उसके अंदर होते हैं, प्लेटलेट्स के अंदर। व्हाइट ब्लड सेल्स भी उसके अंदर होता है। ये कंटिन्यूसली जब भी वेसल्स के अंदर फ्लो होते रहेंगे तो ये सब एक साथ ही होंगे। ओके, नाउ कम्स द बोन, which is again a connective tissue, is another example of connective tissue. It forms the framework that supports the body. पूरा बॉडी सपोर्ट रहे, मतलब उसको एक सपोर्ट मिलता है, खड़ा रह सकता है, मूव कर सकता है, तो वो बोन्स एंड मसल्स के कोऑर्डिनेशन से मूव होता है। ओके, आप बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो, भाग सकते हो। तो बोन एक हमें पोस्चर देता है खड़े रहने के लिए, बैठने के लिए। जैसे कि स्नेक आप बात करो तो इट डजंट हैव एनी बोन्स, तो वो रीजन है कि बोन्स के बिना कोई भी आप सपोर्ट नहीं मिलता आपके बॉडी को। ओके, तो आपको ये पता चल गया कि बोन गिव्स सपोर्ट टू द बॉडी। It also anchors the muscles and support the main organ of the body. It is a strong and non-flexible tissue. What would be the advantage of these properties of the bone functions? तो ये जो बोन सेल्स की बात कर रहे हैं वो मसल्स के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, ऑर्गन्स को सपोर्ट करेंगे, बॉडी को सपोर्ट करेंगे। वो फ्लेक्सिबल नहीं है, हम उसको बेंड नहीं कर सकते, बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप हैंड है तो हैंड का एक पार्ट है, तो वो जॉइंट जहाँ पे है, जैसे कि एल्बो है, नी है आपके लेग्स के अंदर, तो ये वो पार्ट पे ज्वाइन होता है। या रिस्ट है, या शोल्डर है, वहां से वो आप मूव कर सकते हो, बेंड कर सकते हो। बट बीच में से, हाथ में से, आर्म जो आपका होता है, वहां से आप बेंड नहीं कर पाओगे। गॉट इट? बिकॉज ऑफ नॉन फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। एंड ये जो डायग्राम में आप देख रहे हो तो वो रियल इमेज ऑफ द बोन सेल्स है। ये बोन सेल ऐसे होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स that is composed of a calcium and a phosphorus compounds. तो एक कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड्स होते हैं, उससे बने हुआ एकदम हार्ड मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर बोन सेल्स होते हैं। अंडरस्टूड? आपको पता होगा कि आपके बोन्स जो होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स। तो जो दो बोन होते हैं जहाँ पे ज्वाइंट होता है, जनरली आपका एक एल्बो मान लो या रिस्ट मान लो, तो वो अलग अलग बोन से वहां पे ज्वाइन हो रहे हैं। तो वो ज्वाइन कौन करता है? वो है लिगामेंट्स। एंड इसीलिए लिगामेंट्स को भी कनेक्टिव टिश्यू गिना जाता है। दिस टिश्यू इज अ वेरी इलास्टिक, इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। लिगामेंट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स and connect bones with bone. Tendon connects muscles to the bone and are other type of connective tissue. तो दो बोन्स को कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट्स मतलब यूज होता है, वो हम यूज नहीं करते, वो नेचुरल ये चीज है। तो दो बोन्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ लिगामेंट्स के कारण। ओके, एंड मसल एंड बोन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, वो है टेंडन्स, बिकॉज ऑफ द टेंडन्स। तो टेंडन्स क्या करते हैं? जैसे कि आप एक बुक है, बुक के ऊपर आपको एक दूसरा को कोई कलरफुल पिक्चर लगाना है, तो आप गम यूज करते हो एंड फिर बाद में एक बुक के अंदर आप वो जो कलरफुल पिक्चर है वो स्टिक कर सकते हो। वैसे ही हमारे बोन के ऊपर आपको मसल्स रखने हैं, तो ऐसे ही वो नहीं रहेंगे। तो फॉर दैट टेंडेंस आर यूज, टेंडेंस होगा एंड फिर उसके ऊपर ये हमारे मसल्स होंगे, तो वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, मसल्स एंड हमारे बोन्स, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ टेंडेंस। ओके, अगेन आपको पता होना चाहिए लिगामेंट्स आर यूज्ड टू कनेक्ट टू बोन्स एंड टेंडेंस आर यूज्ड टू कनेक्ट मसल एंड bones. Okay, and therefore they both are called as connective tissue. तो अब तक आपने देखे blood, right, that is the connective tissue, bone cell connective tissue, ligaments connective tissue, tendons connective tissue. Tendons are fibrous tissue with a great strength but a limited flexibility. Another type of connective tissue, that is a cartilage, has a widely spaced cells. टेंडेंस जो होते हैं वो फाइब्रस होते हैं, मतलब एकदम स्ट्रेट पट्टी जैसे वायर जैसे होते हैं,
एंड वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, बट फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है। अनदर टाइप जो हम बात करेंगे वो है कार्टिलेज। जो आपके कान जो होते हैं, यू टच योर ईयर्स एंड उसको आप बेंड करो, प्रेस करो, ऐसे घुमाओ, यू कैन इजीली डू दैट। आपका नोज टच करो, आप उसको ऐसे बेंड कर सकते हो, ऐसे मूव कर सकते हो। तो दैट इज बिकॉज ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज आर नथिंग बट द सॉफ्ट बोन्स, एकदम सॉफ्ट बोन्स होते हैं जिसको आप बेंड कर सकते हो। यहाँ पे टेंडेंस का यूज दिखा देते हैं कि ये जो टेंडेंस है, ये टेंडेंस जो है ये बोन है, एंड बोन ये मसल्स है, मसल्स एंड बोन्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे टेंडेंस यूज होता है। अंडरस्टूड? Cartilage smoothen bone surface at joint and is also present in the nose, ear, trachea and larynx. तो ये कार्टिलेज के क्यों यूज होता है कि जो बोन्स जहाँ पे जॉइंट होता है उसको स्मूथ कर रखता है। फिर नोज के अंदर होता है, ईयर, ट्रैकिया, लार्निक्स, ये सब के अंदर कार्टिलेज होता है। We can fold the cartilage of ears, but we cannot bend the bones in our arms. आप कार्टिलेज को बेंड कर सकते हो, वो बोन ही एक टाइप का, बट इट इज अ सॉफ्ट बोन। बट आप अपने आर्म के, लेग्स के बोन्स को बेंड नहीं कर सकते हो। थिंक ऑफ हाउ द टिश्यूज आर डिफरेंट। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू is found between the skin and muscles, around the blood vessels and nerves, and in bone marrow. अब हम बात करेंगे एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज एरोलर टिश्यू। वो कहाँ पे होते हैं? हमारे बॉडी के अंदर। तो इट इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल। जो हमारा पहले सबसे पहले बोन होता है, बोन के ऊपर हम टेंडन, टेंडन होता है, उसके ऊपर मसल्स कनेक्टेड होते हैं, फिर आता है एरोलर टिश्यू एंड फिर आएगा स्किन। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि एरोलर टिश्यू कहाँ पे होता है, बिटवीन स्किन एंड मसल, या तो फिर अराउंड ब्लड वेसल्स, जिसके जो वेन्स है उसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, उसके सराउंडिंग ये एरोलर टिश्यूज होते हैं। ठीक है, एंड बोन मैरो के सराउंडिंग भी हो सकते हैं। It fills the space inside the organs, support internal organs and helps in repair of tissue. तो ये एरोलर जो टिश्यूज है वो ऑर्गन के अंदर जो एम्प्टी स्पेस होता है उसको फिल अप करते हैं, इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करेंगे। एंड कोई भी टिश्यू को कुछ डैमेज हुआ है, मान लो कि कोई प्रॉब्लम हुआ है, इंटरनल प्रॉब्लम हुआ है, तो दिस एरोलर टिश्यूज विल रिपेयर द डैमेज टिश्यू। वेयर आर द फैट स्टोर्ड इन अवर बॉडी? हमारे बॉडी के अंदर फैट स्टोर होता है, वो हमें पता है। हम ज्यादा ऑयली चीज खाते हैं या कोई भी जंक फूड खाते हैं तो फैट स्टोर होना स्टार्ट होता है हमारे बॉडी के अंदर। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये जो एडिपोज टिश्यू है वो फैट स्टोर करता है। जनरली वो स्किन एंड ऑर्गन्स, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, उसके बीच में ये एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जनरली ज्यादातर लोगों के स्टमक, जो एब्डोमिनल पार्ट है, स्टमक पार्ट है, तो वहां पे आप टच करोगे तो ज्यादातर जो फैट होता है, एडिपोज टिश्यू होता है, वहां पे प्रेजेंट होता है। फैट वहां पे ज्यादा प्रेजेंट होता है। यू कैन इजीली होल्ड इट विथ योर हैंड, बट बाकी के कोई भी मसल्स को आप प्रॉपरली पकड़ नहीं सकोगे, बट स्टमक वाला पार्ट आप अच्छी तरह से पकड़ सकोगे। ओके, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर फिल्ड विद फैट ग्लोबुल्स। तो ग्लोबुल्स का मतलब होता है छोटे 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 टुकड़े। ओके, तो फैट ग्लोबुल, चर्बी जो बोलते हैं हम गुजराती के अंदर, तो फैट्स हमारे जनरली टिश्यू उसके अंदर होते हैं, मतलब एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो फैट को छोटे 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 पीसेस के अंदर स्टोर करेंगे। बहुत सारे लोग जो होंगे उसके आप लेग्स टच करोगे, बहुत फैटी है, तो वहां पे आपको छोटे 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 ऐसे बॉल्स दिखेंगे, बॉल स्पीयर जैसे, उसको थोड़ा सा टाइटली होल्ड करते हो तो लेग्स के अंदर, स्टमक के अंदर, ये हर एक जगह पे ये फैट ग्लोबुल्स के फॉर्म में स्टोर करके रखा गया है एडिपोज टिश्यू। स्टोरेज ऑफ अ फैट ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। एंड जो फैट स्टोर होता है, तो लिमिटेड क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम, कि लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर लिमिटेड फैट हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हुआ है,
तो वो एक अच्छी तरह से एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा कि अंदर की हीट बाहर नहीं जाने देगा, बाहर की हीट या ठंड अंदर नहीं आने देता है। ओके, बट वो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है, देन ओनली इट इज गुड। बट इफ इट इज एक्सेस, मतलब ज्यादा है, बहुत ज्यादा, देन इट कैन कॉज प्रॉब्लम ऑल्सो। नाउ कम्स द मस्कुलर टिश्यू। जो नाम है उसके ऊपर से आपको इजीली पता चल रहा है, मस्कुलर मतलब मसल्स। Muscular tissue consists of elongated cells, also called muscle fiber. This tissue is responsible for movement in our body. तो हमारा बॉडी मूव कर सकता है, तो इट इज बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड, सॉरी, बोन्स एंड मसल्स। तो बोन एंड मसल एक साथ कंबाइन होके हमारे बॉडी को मूवमेंट देता है। Okay, only bones also cannot give movement, only muscles also cannot give movement. We require both, and proper coordination will help you to move from one place to another place. Muscle contains special protein called contractile protein, which contract and relax to cause movement. तो बहुत बार हमें हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन देना है, तब ये मसल्स मूव होते हैं, ऐसे सिंपली मूव नहीं करेंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा तो आपको प्रॉपरली मसल्स मूवमेंट मिलेगा। ओके, एंड देन यू कैन सी योर बॉडी इज परफॉर्मिंग प्रॉपर। मसल्स के अंदर पेन हुआ तो आपके बॉडी को, वो पर्टिकुलर पार्ट को पेन होता है, आप इजीली मूव नहीं कर पाते। We can move some muscles by conscious will. Muscles present in our limbs move when we want them to and stop when we so decide. तो मसल्स का मूवमेंट जो है वो हमारे व्हील से होता है, मतलब हमारी मर्जी से हम मसल्स को मूव करवा सकते हैं। जैसे कि हैंड के मसल्स है, आप हैंड को मतलब बंद करना है, क्लोज करना है, आगे लेना है, तो वो आप अपनी मर्जी से कर पाते हो, राइट। उसका मूवमेंट आपको स्टॉप करना है, स्टॉप कर सकते हो, मूव करना है, आप मूव कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर विल। And such a muscles are called as the voluntary muscle, that is given in figure 6.11a. ओके, तो उसको हम वॉलेंट्री मसल्स भी बोल सकते हैं, उसको हम स्केलेटल मसल्स भी बोल सकते हैं। सो यू शुड बी नाउ aware that there are many names given to the muscles tissue. These muscles are also called skeletal muscles as they are mostly attached to bones and helps in body movement. तो हम मस्कुलर टिश्यू को स्केलेटल मसल्स भी बोल सकते हैं, उसको वॉलंटरी मसल्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज ऑल दिस नेम्स आर गिवन बेस्ड ऑन द स्पेशलिटी, पेक्युलरिटी। मसल्स मतलब जो हम बोलते हैं कि मास जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, वो वॉलंटरी मसल इसीलिए नाम दिया है, वॉलंटरी मसल्स इसीलिए नाम दिया है क्योंकि वो हम हमारी मर्जी से उसको मूव कर सकते हैं, मतलब वॉलंटरीली मूव कर सकते हैं। एंड स्केलेटल मसल इसीलिए नाम दिया है क्योंकि वो हमारे स्केलेटल मतलब बोन्स के साथ कंटिन्यूअस अटैच होता है, एंड इसीलिए हमारे बॉडी को मूवमेंट देता है। ओके, तो ये तीनों नाम एक ही मसल्स के हैं, वॉलंटरी मसल्स, स्केलेटल मसल्स, मस्कुलर टिश्यू, दिस ऑल आर फॉर अ सिंगल टाइप ऑफ मसल टिश्यूज। Under the microscope, these muscles show alternative light and dark bands or striations when stained appropriately. तो यहाँ पे जब माइक्रोस्कोप के अंदर ये मस्कुलर टिश्यू देखते हैं तो आपको एक लाइट एंड डार्क स्ट्रिप्स दिखते हैं, उसको हम स्ट्राइएशंस बोलते हैं, स्ट्रिप्स। तो इसीलिए उसको स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोला जाता है। एज अ रिजल्ट दे ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिएटेड या स्ट्राइएटेड, दोनों प्रोनाउंसिएशन हम करते बहुत बार। तो स्ट्राइएटेड मसल, the cells of this tissue are long, cylindrical, unbranched and multinucleated, having many nucleus. तो ये स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, उसको हम मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, स्केलेटल टिश्यू बोलते हैं। तो हमने वो सब का रीजन देखा। यहाँ पे स्ट्रिएटेड मसल्स बोलने का भी एक रीजन है कि वहां पे स्ट्रिप्स होते हैं डार्क एंड लाइट कलर्स के। ओके,
उसका जो एक लंबे से होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सिलिंड्रिकल होंगे, अनब्रांच, उसकी ब्रांचेस नहीं होगी, एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, उसके पास ज्यादा न्यूक्लियस होंगे, मेनी न्यूक्लियस. The movement of a food in the alimentary canal or contraction and the relaxation of blood vessels are involuntary movements. तो ये जब भी हमारा फूड जो हम खाते हैं वो बॉडी के अंदर जाता है, मतलब वो एलिमेंट्री कैनल के अंदर जा रहा है, तो इसोफेगस है, एलिमेंट्री कैनल है, वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से उसका होगा, बट वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स. And these are the new one, that is a smooth muscle. We cannot really start them or stop them simply by wanting to do so. ये जो मसल्स होते हैं स्मूथ मसल, उसको हम हमारी मर्जी से उसको रोक नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से बंद नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है. इन शॉर्ट वो है स्मूथ मसल्स. So smooth muscles that is given in 6.11b are called as involuntary muscles and they control such movements. ये जो खुद से ही ऑटोमेटिकली इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होता है, खुद से ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है बॉडी के अंदर, वो इनवॉलेंट्री एक्शंस या स्मूथ मसल्स बोल सकते हैं, या इनवॉलेंट्री मसल्स बोल सकते हैं हम उसको. They are also found in iris of the eye, in a uterus, and in the bronchi of the lungs. The cells are long with pointed ends, spindle shaped, and uninucleate, having a single nucleus. तो ये मस्कुलर सेल, स्मूथ सेल हम बोल सकते हैं. एक्चुअली स्मूथ सेल का ये स्ट्रक्चर है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो आइरिश ऑफ द आई, यूट्रस, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई मतलब जो हमारे लंग के अंदर जो पाइप्स डिवाइड हो रहे हैं उसको बोलते हैं ब्रोंकाइस. फिर बाद में उसका शेप कैसा होगा कि वो पॉइंटेड होते हैं, दोनों साइड पॉइंट होंगे और बीच में थोड़ा सा थिकनेस होगा, एंड उसके पास सिंगल न्यूक्लियस होता है. They are also called unstriated muscles. Why would they be called that? Striated muscles के पास डार्क एंड लाइट कलर के बैंड्स थे, तो उसको इसीलिए उसको striated muscle बोला गया था. But here smooth muscles don't have light and dark color strips. Okay, and therefore they are called as unstriated muscles. The muscles of the heart show rhythmic contraction and relaxation throughout life. These involuntary muscles are called cardiac muscles, and that is given in figure 6.11c. तो मसल्स जो होता है वो कंटिन्यूअसली रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है थ्रू आउट द लाइफ, एंड वो एक ही जगह पे होता है हमारा हार्ट. हमारा हार्ट कंटिन्यूअसली बीट करता रहता है एंड वो रिदमिक पे है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कंटिन्यूअसली, ओके, एंड सेम स्पीड के साथ. तो वो इनवॉलेंट्री है, हम उसको कंट्रोल नहीं करते, हम उसको रोकना चाहे तो भी नहीं रोक सकते, रुकेगा तो हम मर जाएंगे. तो वो है इनवॉलेंट्री मसल. तो वैसे मसल्स को हम बोलते हैं, एक अलग सा नाम दिया है, कार्डियक मसल्स. ओके, तो नाउ विल सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल. दिस आर this is how the cardiac muscles look like. It is somewhat similar to the striated muscle, but here you cannot find any nucleus. यहाँ पे आपको न्यूक्लियस देखने नहीं मिलेगा, वो अनब्रांच था, यहाँ पे आपको ब्रांचेस दिख रही है. हार्ट मसल्स आर सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट. तो यहाँ पे उसके पास एक एक ही न्यूक्लियस होगा, हर एक के पास, वहां पे मल्टी न्यूक्लिएटेड था, राइट. तो ये था आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल के बीच में. Now comes the last part and the last tissue of this chapter, that is the nervous tissue. All cells possesses the ability to respond to stimuli. However, cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body. तो एक तो बात आप समझ लेते हैं, स्टिमुली क्या होता है. स्टिमुली मतलब
कोई भी एनवायरमेंट के अंदर चेंज हुआ है और कुछ रिस्पॉन्स हमने दिया है या हमारे बॉडी ने दिया है, उसको बोलते हैं हम स्टिमुलस। अब जब भी कोई भी चेंज हो रहा है सराउंडिंग, तो वो हमारे बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट से, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है, वो सिग्नल पास होता है। मान लो कि आपको लेफ्ट हैंड पर आपको मच्छर ने काटा है, तो वो सिग्नल, मच्छर काट रहा है तो आपके बॉडी को पेन हो रहा है, कुछ अलग सा चीज हो रहा है, तो वो सिग्नल पास हो रहा है ब्रेन को। फिर ब्रेन सिग्नल पास करेगा हमारे राइट हैंड को, वो राइट हैंड सीधा वो हम लेके मच्छर के आसपास हम मारते हैं तो मच्छर उड़ता है। एंड देन वी स्टार्ट स्क्रैचिंग एट दैट पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि हमें थोड़ी खुजली आने लग जाती है, वहां पे थोड़ा स्वोलन पार्ट हो जाता है। गॉट इट? सो दिस इज हाउ आवर नर्वस टिश्यू वर्क्स। The brain, spinal cord and nerves are all composed of a nervous tissue. The cell of this tissue are called nerve cell or neurons. तो हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, नर्व्स है, वो सब के अंदर नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इन शॉर्ट नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व्स, और यू कैन से नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। ओके, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड एज नर्व सेल और न्यूरॉन्स। A neuron consists of a cell body with a nucleus and cytoplasm, from which thin hair-like parts arises, and that is given in figure 6.12. So this is what you are seeing in the image is a neuron, and we have to only study about the part which is I have given in the box. Okay, this part no need to remember. Now here comes the dendrite. From here, dendrite, the chemicals will enter and will go to the nucleus. उसको हम cell body भी बोल सकते हैं या nucleus भी बोल सकते हैं. So this is our nucleus which you can see here. यहाँ पे chemical जो आएगा dendrite से, वो कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब ये एक्सॉन जो है वो पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक का एक्सॉन है, यहाँ से एक्सॉन से वो सिग्नल पास होगा। ओके, एंड ये हो गया एक्सॉन टर्मिनल, उसको हम नर्व एंडिंग भी बोलते हैं, नर्व एंडिंग। ओके, नर्व एंडिंग बोलते हैं उसको। तो नर्व एंडिंग या एक्सॉन टर्मिनल, तो वहां से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पे आएंगे एंड पर, पॉइंट पर, एंड फिर यहाँ से वो अलग अलग केमिकल्स के फॉर्म में रिलीज होंगे। फिर से यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन होगा, वो कैप्चर कर लेगा एंड सिग्नल्स आगे पास करता रहेगा। गॉट इट? सो दिस इज हाउ न्यूरॉन, दैट इज नथिंग बट द नर्व सेल, passes a signal from one point to another point. Usually, each neuron has a single long part process called axon and many short branched processes called dendrite. तो जो मेन पार्ट है उसका वो है डेंड्राइट, जो कैप्चर करेगा, वहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सेल न्यूक्लियस के अंदर, सेल बॉडी के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर एक्सॉन में जाएगा, वहां पे सिग्नल्स होंगे एंड नर्व एंडिंग में वो केमिकल अगेन फिर से बन के रिलीज होंगे। An individual nerve cell may be up to a meter long. Many nerve fibers bound together by connective tissue make up a nerve. तो ये कोई कोई नर्व सेल 1 मीटर लंबे हो सकते हैं। सबसे बड़ा सेल नर्व सेल है। Many nerve fibers bound together by connective tissue which make up nerve. और बहुत सारे जो नर्व सेल्स है, न्यूरॉन्स है, नर्व फाइबर्स है, वो 2-3 सेल्स को ज्वाइन करके रखते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। The signals that pass along the nerve fiber is called nerve impulse. Nerve impulses allow us to move our muscles when we want. तो nerve impulses हमें हेल्प करेंगे कि हमारा बॉडी का पार्ट, हमारा हैंड, हमारा लेग, हमारा मुंह कब हमें मूव करना है। ठीक है, ये ऑर्डर्स हमें कोई पर्टिकुलर पार्ट से ब्रेन में जाता है, ब्रेन हमें ऑर्डर देता है वो सब चीजें करने के लिए। The functional combination of a nerve and a muscle tissue is a fundamental to most animals. तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ब्रेन ने ऑर्डर दे दिया नर्व सेल्स को
ठीक है। फिर ये नर्व सेल्स ने ऑर्डर दे दिए, ऑर्डर किसको देगा, वो मसल्स को, बोन्स को ऑर्डर देगा। मसल्स प्रॉपरली काम करेंगे, फिर आपको फाइनल रिजल्ट मतलब कि मूवमेंट मिलेगा, या फिर आपको भागना है तो भाग सकते हो। तो ऑल दिस डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन। ये मसल सेल्स मतलब कि मसल टिश्यू एंड नर्व टिश्यू का कॉम्बिनेशन प्रॉपरली होगा, तो जो भी फंक्शन करना है हमें वो प्रॉपरली हमारा बॉडी कर पाएगा। दिस कॉम्बिनेशन enables animals to move rapidly in the response to stimuli। एंड ये जो कॉम्बिनेशन प्रॉपरली होगा तो एनिमल्स एनिमल्स को कभी भी कोई भी मतलब इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर उसको रिस्पॉन्स देना है, मतलब कि स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देना है, तो प्रॉपरली वो रिस्पॉन्स दे पाएंगे। मान लो कि कोई गर्म पानी के ग्लास को हम टच कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने टच किया, फिंगर फिंगर में से जो नर्व सेल्स है, नर्व इम्पल्सिस मतलब सिग्नल्स में कन्वर्ट हुआ, ब्रेन को गया, ब्रेन ने तुरंत ही हैंड के मसल्स को ऑर्डर दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट हुए, हमने हैंड, हमारा पूरा हैंड वापस से पीछे ले लिया। तो ऐसा फंक्शन कैरी आउट होता है, मतलब ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए नर्व सेल्स का एंड मसल सेल का, ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो पूरा बॉडी मूव कर पाएगा और ठीक से चल पाता है। गॉट इट? हियर इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 6। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।